नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास में हमने कोल किरात खस की बात कर ली थी। उसके बाद कुलीन राजवंश, फिर पौरव राजवंश और उसके बाद कत्यूरी राजवंश के बारे में बात की। मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं पहले भी, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा। अब आज बात करते हैं कुमाऊं में चंद राजवंश की। अब चंद राजवंश की स्थापना के बारे में कि कब इनकी स्थापना हुई, लेखकों में मतभेद है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो पर्टिकुलरली लेखक का नाम आएगा, इस लेखक के अनुसार इस वंश की स्थापना कब हुई, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, उसका उत्तर आप बता सकते हैं। और ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि चंद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई, फिर आपके पास अलग अलग बुक में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग सन बताया, आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। तो कैंसिल, फिर आयोग को प्रश्न डिलीट करने पड़ते हैं। तो आप पर्टिकुलरली किस राइटर ने बोला, इसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो बात करते हैं चंद राजवंश की। तो 700 ईस्वी इसकी स्थापना का समय ये बताया है बी डी पांडे जी ने, आप लिख लीजिएगा। 700 ईस्वी चंदवंश की स्थापना का समय ये बताया बद्रीदत्त पांडे जी ने। 953 ईस्वी में चंदवंश की स्थापना ये बोला एटकिंसन ने। और 1019 और 20 के आसपास इस वंश की स्थापना ये अजरावत जी ने बोली है। तो बी डी पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार 700 ईस्वी, एटकिंसन के अनुसार 953 ईस्वी और अजय रावत जी के अनुसार 1019 और 20 के आसपास इन्होंने, ईस्वी के आसपास इन्होंने इस वंश की स्थापना बताई है। तो जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो नाम लिखा रहेगा, इसके अनुसार बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो शुरुआत में जो राजा हुए इसमें आपको सन पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके कार्यों को इन्होंने क्या किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन में तो सभी लेखकों में मतभेद है, आप किसी का भी रेफरेंस दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं चंद वंश में। इसका संस्थापक, सबसे पहले तो किसी वंश का संस्थापक होगा, इस वंश का संस्थापक है सोमचंद। अब यह सोमचंद कहां से आया इसमें भी मतभेद है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है कि सोमचंद जो प्रयागराज है झूसी के आसपास, फूलपुर से ये आया था। झूसी प्रयागराज में फूलपुर के पास से सोमचंद काली कुमाऊं में आया था, चंपावत में। और यहाँ अब इसने यहाँ आके कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की लड़की से विवाह किया। यहाँ पर काली कुमाऊं में उस समय ब्रह्मदेव, कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव था, इसका शासन चल रहा था। ये सोमचंद से बहुत प्रभावित हुआ और इसने अपनी लड़की का विवाह सोमचंद से कर दिया और दहेज में इसको भूमि दे दी। उस भूमि पर सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया। उस भूमि पर सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया और यही राजबुंगा बाद में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही राजबुंगा बाद में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह चंपावत नाम चंपावती देवी के नाम पर रखा गया है और यही चंपावत चंदों की राजधानी बना। तो सोमचंद ने जो राजबुंगा का किला बनाया ये चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ बाद में, और यही इनकी राजधानी रही है शुरुआत से। कब तक? 1563 ईस्वी तक। उसके बाद राजधानी परिवर्तित होती है, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। तो अभी आप इतना याद रखिए कि इनकी प्रारंभिक राजधानी चंपावत में है और ये 1563 ईस्वी तक चंपावत में ही रहती है। सोमचंद ने ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। सोमचंद ने ही सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की चंदवंश में। अब सोमचंद जब यहाँ का राजा बना, ये एक मांडलिक राजा था। जो डोटी, नेपाल राज्य में, नेपाल में जो डोटी राज्य है उसके बल्लवंशी राजा हुआ करते थे, तो उनको सोमचंद कर देता था। तो ये मांडलिक राजा था। जो डोटी के राजा थे, रेका राजा, राई राजा बोला जाता था इनको। और जो जब सोमचंद राजा था यहाँ, तो मल्ल वंश में जयमल्ल शासक था इसके समकालीन। तो ये मांडलिक राजा है, कर दे रहा है। अब इसने जो अपना शासन शुरू किया, इसने क्या किया कि 4 किलेदार नियुक्त कर दिए, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 किलेदार नियुक्त कर दिए और इनका नाम इनको बोला जाता है चाराल या चार आल। चाराल या चार आल। अब 4 किलेदार तो नियुक्त कर दिए, लेकिन उस समय
जो शासन व्यवस्था चल रही थी महरा और फर्त्याल, ये दो गुटों में ही वर्चस्व था। तो सोमचंद ने इन दोनों गुटों को अपने साथ लिया। अलग अलग जाति के लोग रहा करते थे उस समय, सभी समय में अलग अलग जो जाति के जो लोग रह रहे हैं वो दो धड़ों में बट गए। कुछ तो महरा के साथ आ गए और कुछ फर्त्याल के साथ आ गए। जो महरा के साथ आए उनको बोला गया मल्ला धड़ा, और जो फर्त्याल के साथ आए उन्हें बोला गया तल्ला धड़ा। तो जो मंत्री और सेनापति बनते थे, मंत्री या सेनापति का जो दायित्व दिया जाता था वो इन्हीं दोनों धड़ों में से किसी को दिया जाता था, या तो महरा बनते थे या फर्त्याल बनते थे। महरा और फर्त्यालों में ही मंत्री और सेनापति का पद दिया जाता था। तो 4 किलेदार भी नियुक्त कर दिए, मंत्री और सेनापति महरा और फर्त्याल से बन रहे हैं। उसमें भी वो 2 धड़े बन गए हैं, मल्ला धड़ा और तल्ला धड़ा। उसके बाद सबसे पहले जो सोमचंद ने किसी राजा को हराया वो था दोनकोट या द्रोणकोट या दोनकोट, कुछ भी नाम आप बोल लीजिए। यहाँ के रावत राजा को हराया, और यह रावत राजा खस राजा था। इसको सबसे पहले सोमचंद ने हराया। और सोमचंद का जो उस समय फौजदार था रावत राजा को हराते समय वो था कालू तड़ागी। तो सोमचंद ने जिस रावत राजा को हराया, खस राजा को, उस समय सोमचंद का फौजदार कालू तड़ागी था। सोमचंद ने चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था की शुरुआत की। चौथानी ब्राह्मण, चौथानी ब्राह्मण कौन कौन बनाया इसने? दीवान जो थे वो जोशी लोगों को बनाया, राजगुरु सिमंडिया के पांडे को राजगुरु बनाया, पुरोहित इसने देवलिया के पांडे को बनाया, और बिष्टों को इसने कारदार बनाया। तो इस तरह से इसने चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था की शुरुआत की। सोमचंद के बारे में एक और चीज है, शिव का उपासक था, भगवान भोलेनाथ का भक्त था। तो ये इसकी प्रारंभिक जानकारी हो गई इस वंश के बारे में। सोमचंद ने क्या किया शुरुआत में, आगे कैसे इस वंश को स्थापित किया और किस किस कालखंड में हुआ, ये अलग अलग लेखकों के अनुसार आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी जानकारी है। तो सोमचंद। अब अगले राजा की बात करते हैं। सोमचंद के बाद आत्मचंद राजा बना। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बस ये है कि 19 वर्ष तक शासन किया, और जो सोमचंद ने अपनी राज व्यवस्था बनाई थी उसी को इसने आगे बढ़ाया 19 वर्ष तक। आत्मचंद के बाद पूर्णचंद राजा बना। इसने 18 वर्ष तक शासन किया। शिकार खेलने का शौकीन था, धार्मिक राजा था, देवी देवताओं की पूजा करता था, और अपने जीवन काल में ही इसने अपनी सत्ता अपने बेटे इंद्रचंद्र को दे दी, और खुद धार्मिक कार्यों में धार्मिक कार्य करने लगा। और पुण्यागिरी देवी मंदिर में ही, पुण्यागिरी देवी में ये पूजा पाठ में लीन रहने लगा, और अपना जो राजकाज था वो इंद्रचंद्र को दे दिया। तो अब इसके बाद बात करते हैं इंद्रचंद्र की। इंद्रचंद्र ने लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। इसको घमंडी राजा बोला जाता था, अपने को इंद्र के समान बोलता था, तो घमंडी राजा बोला गया है इसको। बट इंद्रचंद्र ने रेशम का कारखाना स्थापित किया, ये इसकी उपलब्धि है। रेशम कारखाना स्थापित किया उस समय में चंपावत में। रेशम के जो कारखाने की कहानी है वो ऐसी है कि तिब्बत के राजा की जो रानी थी वो चीन गई, वहां से रेशम के कीड़े लाई, वहां से वो रेशम के कीड़े नेपाल की रानी लेके आई, और वहीं से नेपाल के रास्ते फिर ये कुमाऊं में इसके पास पहुंचे, और इसने रेशम के कारखाना स्थापित किया। और देश के मैदानी भागों से पटुए या पट्टेवायों, ये पटुए या पट्टेवाय क्या होते हैं, ये रेशम के बुनकरों को बोला जाता है। तो देश के मैदानी भागों से रेशम के बुनकरों को लाया इस कार्य के लिए। तो रेशम का उत्पादन करके इसने चंद वंश की आय के स्रोत में बहुत वृद्धि की। तो ये इसकी उपलब्धि है। जो ये और चीन के साथ व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए इसने। जो ये पट्टुए होते थे ये बोलते थे कि झूठी बातें फैलाओ, जितना झूठी बातें फैलाओगे रेशम का रंग उतना पक्का और सुंदर होगा। तो ऐसी झूठी बातें फैलाने को, ऐसी जो बातें बोलते थे, फालतू फालतू जो बातें बोली जाती है उसको बोला जाता है पटरन वाली प्रथा। और ये क्या होती है, इसका एक उदाहरण दूं तो जब ये राजा था, एक बार ये राजा शाम को संध्या पूजा के बाद
अचानक से हंसने लगा जोर जोर से। तो जो आसपास सभी लोग थे वो आए कि राजा को क्या हो गया। जब देखा, राजा से पूछा कि आप अनायास ऐसे क्यों हंस रहे, तो इसने बोला कि मैंने ये देखा कि दिल्ली में सुल्तान के दरबार में जो नर्तकी नाच रही थी, अ, उसका पैर फंस गया और वो गिर गई जमीन में, तो सब लोग हंस रहे थे। तो ऐसे फालतू बातें। फिर इन्होंने इसका पता करने के लिए दिल्ली, जब पता करने के लिए सुल्तान के पास अपने स्रोतों से पता करवाया, तो ये बात उन्होंने भी बोला कि हाँ ये सच था कि कल एक नर्तकी गिर गई थी और सब लोग हंस रहे थे और ये राजा भी वहां उपस्थित थे। तो इस तरह जो ये फालतू बातें थी, ये पटरन वाली प्रथा बोली जाती है कि आलतू फालतू कुछ भी बातें बोल दी जाए। और ये इन्होंने फैलाया कि ऐसी बातें बोलो कि रेशम का उत्पादन अच्छा और पक्का होता है। तो इस तरह से ये आत्मचंद, पूर्णचंद और इंद्रचंद्र के बारे में बात हो गई। इंद्रचंद्र के बाद अगला राजा बना संसार चंद्र। इसने 35 वर्ष शासन किया, बहुत ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। संसार चंद्र के बाद सुधाचंद्र राजा बना, इसने 20 वर्ष तक शासन किया। इसने फौजी खर्च को घटाया, जो फौज पर खर्च कर रहे थे उसको घटाया और प्रजा को करों के भार से मुक्त किया। तो इस तरह से देखा जाए तो ठीक ही राजा रहा है, प्रजा को करों के भार से इसने मुक्त किया। सुधाचंद्र के बाद हरिचंद्र या हमीरचंद्र राजा बना, इसने 3 वर्ष तक शासन किया। धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था,